हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर राजेश कुमार तिवारी आज फिर एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूं और आज का टॉपिक है मैकलसन-मोर्ले एक्सपेरिमेंट। मैकलसन-मोर्ले एक्सपेरिमेंट मैकलसन-मोर्ले एक्सपेरिमेंट ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, पेपर के व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है और हमें इसको पेपर में पॉइंट वाइज लिखना होगा। इसकी आज हम 3 स्टेप में स्टडी करते हैं। फर्स्ट जो स्टेप होगा वो इसका बैकग्राउंड कि मैकलसन-मोर्ले एक्सपेरिमेंट क्यों किया, क्या एम था। सेकंड जो है इसका एपरेटस सेटअप क्या है, ये एपरेटस सेटअप। तो एपरेटस सेटअप क्या है इसका, जो दूसरे पॉइंट पे हम बात करेंगे वो ये होगी कि इसका एपरेटस सेटअप क्या है। और हमने यहाँ पर दो एपरेटस सेटअप बनाए हुए हैं, इनके बारे में भी समझेंगे। और तीसरा होगा इसकी थ्योरी और इसका एक्सप्रेशन। लास्ट में जो है इसकी थ्योरी और इसका एक्सप्रेशन जानेंगे। और यहाँ पर क्या निकालना यहाँ फ्रिंज है, तो वो लास्ट में जो रिजल्ट आएगा उस पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके बैकग्राउंड की कि ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए इससे पहले बैकग्राउंड क्या बना। यहाँ पर एक चीज हम आपको पहले बता दें, ये एक्सपेरिमेंट फिजिक्स में हिस्टोरिकल था और दूसरे वे में अगर हम बोलें तो हिस्टोरिकल के साथ साथ फेलियर भी था। ये एक्सपेरिमेंट हिस्टोरिकल होने के साथ साथ ये फेलियर था। अब क्यों फेल हुआ, क्या ऐसी चीज थी जो फेल हो गया, हिस्टोरिकल क्यों बना, इसके बारे में भी जानते हैं। तो बैकग्राउंड से स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले लाइट जो है सन से अर्थ पर आती है और उसकी स्पीड जो है 3×10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी हाई स्पीड है। ये मैक्सवेल ने अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्वेशन के थ्रू ये बताया कि लाइट की स्पीड 3×10⁸ मीटर पर सेकंड है। लाइट का नेचर कैसा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। यहां पर भी समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। लाइट का नेचर वेव है, ये हम इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन से जानते हैं। पोलराइजेशन से हमें यह पता चलता है कि लाइट जो है ट्रांसवर्स वेव है, यानी इसका नेचर कैसा है, ट्रांसवर्स वेव नेचर है। तो जब वेव नेचर है तो यानी इसका मतलब सिमिलर साउंड वेव को ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है। साउंड वेव को ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है। तो इसका मतलब यह है कि सन से जो अर्थ पर लाइट आ रही है इतनी हाई स्पीड से, हाई स्पीड का मतलब 3×10⁸ मीटर पर सेकंड, तो इसका मतलब इसको भी मीडियम की जरूरत होगी। तो यानी कि पूरे यूनिवर्स में कोई एक मीडियम होना चाहिए। जैसे वाटर वेव या साउंड वेव को ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम की जरूरत होती, उसी तरीके से लाइट को भी ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम की जरूरत होनी चाहिए, यानी एक मीडियम होना चाहिए। ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम की आवश्यकता होगी। वो मीडियम क्या है, इसमें साइंस कम्युनिटी ने उस ड्यूरेशन में जो साइंस कम्युनिटी थी वो डिटेक्ट करने में लग गई कि यूनिवर्स में ऐसा क्या मीडियम है जिसमें लाइट ट्रेवल करती है। वेव नेचर में ट्रेवल कर रही है तो इसका मतलब है कि कोई मीडियम होना चाहिए। तो साइंस कम्युनिटी उस मीडियम को डिटेक्ट करने लगी। उसी में जो है मैकलसन-मोर्ले ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने माना कि पूरे यूनिवर्स में ईथर जो है समान रूप से स्प्रेड है। ईथर एक समान रूप से यानी यूनिफॉर्मली स्प्रेड है। क्लियर? और ये कैसा है, रेस्ट में है। पॉइंट बाय पॉइंट ध्यान दीजिएगा, कैसा है, रेस्ट में है। ईथर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है और रेस्ट में है। और अर्थ क्या है, 3×10⁴ मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है। तो यहां पर हम इसी की स्टडी करेंगे कि ईथर को डिटेक्ट करना है। ईथर को क्या करना है, डिटेक्ट करना है। क्लियर है ना? ईथर
के बारे में जो एजप्शन लिए गए, ईथर के जो एजप्शन लिए गए वो हाई इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी थी। हाई इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी, लो डेंसिटी। ईथर को क्यों माना है? एक तो ट्रांसपेरेंट होता है, हाई इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी और लो डेंसिटी, इस वजह से ईथर को यहाँ पर प्रेजेंस माना गया। यानी कि यूनिवर्स में जो एक वैक्यूम है, वैक्यूम में भी ईथर की प्रेजेंस को मान के इस एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट किया गया और डिटेक्ट करने की कोशिश की गई। तो अब हम इसके एपरेटस सेटअप पर चलते हैं। ये एपरेटस सेटअप है। यहाँ पर हम दो एपरेटस के फिगर बनाए हुए हैं, एक ये फिगर बना हुआ और दूसरा ये फिगर बना हुआ है। ये एक्चुअल एपरेटस सेटअप है और ये मूविंग एपरेटस सेटअप है। ये मूविंग एपरेटस सेटअप दिखाया गया है और ये एक्चुअल दिखाया गया। यहां पर देखिए मैंने लिखा है ईथर इज रेस्ट। ये ऐसे पॉइंट है, भूलने नहीं है, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। और ईथर जो है रेस्ट पे और इनर्शियल फ्रेम की तरह काम करता है। ये भी माना गया कि ईथर क्या है? रेस्ट पे और इनर्शियल फ्रेम है। दूसरी बात है अर्थ मूव विद वेलोसिटी 3 × 10⁴ मीटर पर सेकंड। इन चीजों को आपको ध्यान रख के स्टडी करनी है इसमें। इसी में इसके बारे में तभी आप बताएंगे जब इन दो पॉइंट को विशेष तौर से ध्यान रखें कि ईथर इज रेस्ट और वो इनर्शियल फ्रेम की तरीके है। और दूसरी बात क्या है? अर्थ मूव विद वेलोसिटी 3 × 10⁴ मीटर पर सेकंड। क्लियर? अब देखिए ये लाइट सोर्स है, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है। मोनोक्रोमेटिक सोर्स है। मोनोक्रोमेटिक का मतलब सिंगल कलर। ये एक प्लेट है, P1 प्लेट है। ये P1 प्लेट है, कैसी है? हाफ सिल्वर्ड ग्लास प्लेट P1। ये कैसी? ये प्लेट P1 है जो कि हाफ सिल्वर्ड ग्लास प्लेट है, ट्रांसपेरेंट है, हाफ सिल्वर ग्लास प्लेट P1। यहां से लाइट जब इस प्लेट पर गिरती है तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। यहां से पॉइंट ए से जब ये प्लेट P1 पर लाइट गिरती है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स से जो लाइट आती है पॉइंट ए, प्लेट के पॉइंट ए पर जब गिरती है तो यहां से ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक जो है ये लाइट M1 सिल्वर्ड हाईली सिल्वर मिरर पर जाती है। एक क्या जाती है? एक पार्ट जो है ये हाईली सिल्वर्ड मिरर पर गिरती है और दूसरी जो लाइट है वो कहां चली जाती है? M2 सिल्वर, ये भी हाईली सिल्वर मिरर होता है, इस पर गिरती है। लाइट दो पार्ट में डिवाइड होती है, एक M1 मिरर पर चली जाती है, दूसरी M2 मिरर पर चली जाती है। M1 M2 कैसे हैं? हाईली सिल्वर मिरर है ये। जब लाइट पॉइंट ए से मिरर M2 पर जाती है तो इसका रिफ्लेक्शन होता है। यहां क्या होता है? पॉइंट ए से ये रिफ्लेक्टेड हो जाती है, यानी रिफ्लेक्शन होता है। और जब ए पॉइंट से ये मिरर M2 पर आ जाती है, किस पर जाती है? ए से M2 पर जाती है, तो यहां पर क्या हो जाता है? रिफ्लेक्शन या ट्रांसमिशन। रिफ्लेक्शन या ट्रांसमिशन होता है। फिर पॉइंट ध्यान दीजिएगा, ए से लाइट दो पार्ट में डिवाइड होती, एक M1 मिरर पर जाती है, दूसरी M2 मिरर पर जाती है। M1 में जो मिरर पहुंचती है लाइट, वो रिफ्लेक्शन, यहां पर रिफ्लेक्शन होता है लाइट का। और जो सेकंड वे से चलती है, इस तरह सेकंड वे से चलती है, यहां पर क्या होता है? ट्रांसमिशन या रिफ्लेक्शन। क्लियर? अब देखिए जब ये लाइट M1 मिरर पर गिरती है और यहां से ये रिफ्लेक्टेड हो जाती है। कैसी हो जाती है? ये देखिए रिफ्लेक्शन है और ये रिफ्लेक्ट, इस पर गिरने के बाद वापस ऐसे चली जाती है, यानी यूं गई ये लाइट और वापस ऐसे चली आई, यानी रिफ्लेक्शन हुआ और रिफ्लेक्टेड होके वापस आ गई। इसी तरीके से ये लाइट यहां तो कैसे गई? इसके रिस्पेक्ट में, इंसिडेंट के रिस्पेक्ट में, इंसिडेंट लाइट के रिस्पेक्ट में इसका रिफ्लेक्शन और इसका क्या है? ट्रांसमिशन, या फिर हम इसको बोले और रिफ्रैक्शन।
इंसिडेंट लाइट के रिस्पेक्ट में ये क्या है, रिफ्लेक्टेड है, और ये क्या है, ट्रांसमिशन या रिफ्लेक्शन है इसका। क्लियर। अब ये जब यहां पर गिरेगी तो वापस आएगी, रिफ्लेक्टेड होके आएगी, और यहां से भी जब वापस आएगी तो रिफ्लेक्टेड होके आएगी। क्लियर। और रिफ्लेक्टेड होके ये कहां चली जाएगी, किसमें चली जाएगी, टेलीस्कोप पर आ जाएगी। यहां से रिफ्लेक्टेड होके किस पर आ जाएगी, टेलीस्कोप पे। अब एक लाइट यहां से ऐसे वापस आ रही, एक लाइट यहां से ऐसे आ रही, पहले गई ऐसे वापस आई, ये गई और वापस ऐसे आ गई। ध्यान दीजिएगा, यहाँ लाइट ऐसे गई वापस ऐसे आ गई, ये लाइट यहां से गई वापस यहाँ आ गई। तो यानी इसका मतलब यहाँ क्या हुआ, टेलीस्कोप में हमने क्या देखा, लाइट का इंटरफेरेंस देखा, यानी लाइट को इंटरफेरेंस जो फिनोमेना हुई उसको यहां पर ऑब्जर्व किया गया। इस टेलीस्कोप में इंटरफेरेंस फिनोमेना को क्या किया गया, ऑब्जर्व किया गया। क्लियर। ये हमारा था एक्चुअल। यहां पर मैंने P1 प्लेट रखी है, तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन ये उठता है कि इसमें P2 भी प्लेट होगी, बिल्कुल होगी। यहां पर P2 प्लेट एक हमने नहीं बनाई है, आप बनाएं या ना बनाएं, ये इस जगह पर एक कंपेंसेटिंग प्लेट लगी होती है, जिसको मैंने नहीं बनाया, नेसेसरी नहीं है। आप बनाना चाहें तो बना लें, यहां पर सेम ऐसी प्लेट बाद में हम बना के आपको दिखा देंगे। चूंकि हौच पौच ना हो, मुझे समझाना है, इसलिए हमने इसको स्टार्ट किया। अब देखिए ये फिगर और इस फिगर में क्या डिफरेंस है। ये फिगर हमने एक्चुअल जो एपरेटस है, अब ये एपरेटस अर्थ के सरफेस पे रखा हुआ, एक्सपेरिमेंट तो अर्थ के सरफेस पे ही किया गया। तो जब अर्थ के सरफेस पे रखा गया तो अर्थ क्या कर रही है, मूव कर रही है। कितनी स्पीड से, 3 × 10⁴ मीटर पर सेकंड। तो ईथर कैसा है, हमने पहले लिख दिया, ईथर इज रेस्ट है, तो उसके रिस्पेक्ट में ये 3 × 10⁴ मीटर पर सेकंड से मूव कर रही। तो एपरेटस भी जो रखा गया है वो अर्थ के सरफेस पे रखा, तो यानी वो भी मूव कर जाएगा, एपरेटस भी मूव कर जाएगा। तो अब देखिए जो प्लेट P1 यहां पर है, तो कुछ समय बाद आफ्टर सम टाइम P1 डैश पर पहुंच जाएगी। ये एपरेटस घूम के कहीं पहुंच जाएगा। देखिए लाइट जब ऐसे चलेगी तो ऐसे ना जाके, एपरेटस मूव कर रहा है ना, एपरेटस ऐसे मूव कर रहा है, लाइट हमने ऐसे भेजी, तो जब मूव कर रहा है तो लाइट कैसे चली जाए, ऐसे चली जाएगी। क्लियर। तो इस केस में लाइट इस तरीके से रिफ्लेक्शन ना होके, यानी ये ऐसे रिफ्लेक्शन ना करके इस तरीके से रिफ्लेक्शन कर जाएगी, और ये M1 मिरर यहां पर पहुंच जाएगा M डैश पर। ये M1 मिरर M1 डैश हो जाएगा, यानी पोजीशन इसकी यहां से इस जगह पहुंच जाएगी। क्लियर। तो जो मिरर ये यहां रखा हुआ था, इस प्लेट से यहां रखा था, वो इस जगह शिफ्ट कर जाएगा। मिरर भी, यानी कि जो एपरेटस का सेटअप है, अगर कोई मान लीजिए ये मान लीजिए हमने यहाँ पर टिक बना दी, अब ये अगर मूव करेंगे तो ये कुछ शिफ्ट होगी, तो ये शिफ्ट हो जाएगा। जब ये मूव करेगा तो ये इसमें जो हमने पॉइंट बनाया वो भी तो शिफ्ट कर जाएंगे। यानी ये रॉड अगर है, मान लीजिए ये एपरेटस है, ये ऐसे शिफ्ट कर गया, ये ऐसे शिफ्ट करेगा, तो पॉइंट जो इसके बने वो भी तो शिफ्ट कर जाएंगे। फिर तो ये प्लेट P1 यहां पर पहुंच जाएगी। जो डैश लाइनें दिखा रहे हैं वो क्या दिखा रहे हैं, शिफ्ट करने की पोजीशन को दिखा रहे हैं। तो जो मिरर यहां पर था, यानी लाइट का रिफ्लेक्शन यहां से होकर यहां तक आना था, अब वो लाइट यहां से ट्रेवल करके यहां पहुंच जाएगी। लाइट ट्रेवल करके यहां से यहां आ जाएगी, जबकि लाइट को ऐसे जाके यूं ही वापस आना था, लाइट को यूं जाके वापस ऐसे आना था। लेकिन जब एपरेटस शिफ्ट हो गया तो ये लाइट ऐसे गई और यहां पर क्या आ जाएगी, बैक हो जाएगी। तो लाइट का यहां से यहां तक जाने का टाइम और यहां से यहां तक आने का टाइम कैसा रहेगा, सेम रहेगा। क्लियर। अब दूसरी बात है कि जो लाइट यहां से ट्रांसमिटेड हुई थी किस पर, M2 पर, जब एपरेटस शिफ्ट कर गया तो अब वो लाइट कहां चली जाएगी, M2 पर चली जाएगी। तो ये हमें एक इस पाथ से जो लाइट गई और आई उसका टाइम पीरियड निकाल लें, और दूसरा इस पाथ से गई और यहां से जो वापस आ गई इसका भी हम टाइम पीरियड निकाल लें। क्लियर। यहां पर देखिए जब लाइट देखिए अगर एपरेटस इस डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है, एपरेटस अर्थ के साथ है ना, ऐसे चल रहा है कि नहीं चल रहा, तो v वेलोसिटी से अर्थ चल रही है, जिसकी वेलोसिटी कितनी है, v है, अर्थ की वेलोसिटी v है, और लाइट की स्पीड क्या है,
सी है। तो जब एपरेटस लाइट के डायरेक्शन में चलेगा, एपरेटस लाइट के डायरेक्शन में चलेगा, तो उस समय रिलेटिव स्पीड जो निकल कर आएगी वो क्या है, देखिए ये लाइट की स्पीड है और ये किसकी, अर्थ की। v किसकी स्पीड है, अर्थ की है। c किसकी है, लाइट की स्पीड है। रिलेटिव स्पीड जब सेम डायरेक्शन में होंगे, सेम डायरेक्शन में, जिस सेम डायरेक्शन में, ध्यान दीजिएगा, सेम डायरेक्शन में एपरेटस और लाइट स्पीड अगर चल रही होगी, तो उस केस में देखिए लाइट यहां से यहां जा रही है ना, तो इस डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या बन जाएगी, रिलेटिव स्पीड बन जाएगी उस समय c माइनस वी हो जाएगी, यानी इस डायरेक्शन में। क्लियर। और जब लाइट बैक होगी, यहां से बाउंस बैक होके आएगी, यानी रिफ्लेक्ट होगी, तो उस केस में v c प्लस वी हो जाएगा। जब बैक होके लाइट आएगी तो c प्लस वी, यानी रिलेटिव स्पीड या वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, c प्लस वी हो जाएगी। क्लियर। दूसरी बात, यहां पर जो लाइट जा रही है इस पोर्शन में, यहां से यहां तक जाएगी, तो लाइट की स्पीड कितनी है, c है। और यहां से यहां तक, a से m1 तक जाने का टाइम कितना है, t है। तो यानी डिस्टेंस कितनी कवर करेगा, a से m1 डैश की डिस्टेंस कवर करने में ct डिस्टेंस कवर करेगा, यानी कितनी डिस्टेंस कवरेगा, ct। a से m1 डैश तक डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना, c इंटू टी लगेगा, यानी डिस्टेंस c इंटू टी होगी, क्योंकि वेलोसिटी लाइट की है। और अगर ये ऐसे इस तरीके से बात करें, तो यहां पर देखिए एपरेटस v वेलोसिटी से जा रहा, और टाइम कितना, उतना ही, जितनी टाइम में लाइट यहां से a से m डैश 1 पर पहुंचेगी, उतने ही समय में एपरेटस a से o पॉइंट पर पहुंचेगा। कहां से पहुंचेगा, a से o तक पहुंचेगा। तो एपरेटस की स्पीड क्या है, जो अर्थ की स्पीड, यानी v, और t का मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिस्टेंस निकल आई। ये डिस्टेंस है, v इंटू टी का प्रोडक्ट क्या होता है, डिस्टेंस होता है। तो ये डिस्टेंस ए ओ कितनी निकल कर आई, वी। और ये कितना दिया है, यहां पर ये हमने एल लेंथ मान ली, यहां से यहां तक की डिस्टेंस एल मान ली, और ये डिस्टेंस जो एल है वही इस मिरर यानी ए से M2 मिरर की होगी, ए से M2 मिरर की होगी। क्लियर है। और एक हमने प्लेट यहां पर और लगा दी, जो हमने डायग्राम में नहीं दिखाई है। अब हम उसको बना देते हैं। यहां पर एक प्लेट, ये प्लेट जो है P2 कहलाएगी, ये प्लेट P2 कहलाएगी। तो कंपनसेटिंग प्लेट ये हो जाएगी। क्लियर है। तो यहां पर मैंने पूरा ये एपरेटस सेटअप बता दिया आपको। अब इसको थ्योरी वाइज समझ। अब देखिए, पेपर में आपको ये वाला डायग्राम बनाना है, पेपर में आपको ये वाला डायग्राम बनाना है। क्योंकि बड़ा है टॉपिक, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि आप दोनों ही बनाइए। मैंने ये समझाने के लिए, लेकिन ये वाला आपको डायग्राम पेपर में बनाना है। और थ्योरी में क्या लिखना है ये देखिए। A ray of light beam start from monochromatic source of light S and falls on a half silvered glass plate P1 inclined at an angle 45 degree to the beam। यानी कि ये मोनोक्रोमेटिक सोर्स है जो प्लेट P1 पर गिरता है, यानी ये इंसिडेंट लाइट जो है किस प्लेट पर गिरती है, P1 पर, और किस पॉइंट पर, E पर। और ये इंसिडेंट लाइट है, और ये प्लेट कैसी है, 45 डिग्री पर रखी हुई है। द इंसिडेंट बीम इज दस स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स। ये 2 पार्ट में यहां पर डिवाइड हो जाती है। वेयर आ पार्ट ऑफ लाइट बीम इज रिफ्लेक्टेड टूवर्ड द मिरर M1 एंड गेट रिफ्लेक्टेड बैक नॉर्मली फ्रॉम इट। यानी ये लाइट जब ए से 2 पार्ट में डिवाइड होती है, इंसिडेंट लाइट ए पॉइंट पे 2 पार्ट में डिवाइड होती है, तो एक पार्ट मिरर M1 की तरफ जाता है और वहीं से ये वापस आता है। इसे हम रिफ्लेक्टेड वे बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे, इसको हम रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे।
और दूसरा पोर्शन क्या होगा, जो यहां से लाइट M2 मिरर पर जाएगी वो क्या कहलाएगी, ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन कह सकते हैं इसको। और फिर यहां से ये बैक हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड पॉइंट ए पर दोनों आके मिलेंगी। अदर पार्ट of it is reflected toward the mirror M2 and is also reflected normally। देखिए ये भी वापस आती है बैक होके, ये भी दोनों रिफ्लेक्टेड हो जाती है और ये दोनों आके कहां मिलेंगी, the two parts the beam return, दोनों रिटर्न हुई to A are the directed toward the टेलीस्कोप, और ये दोनों कहां चली जाती है, टेलीस्कोप पे, जहां पर कौन सी घटना होती है, इंटरफेरेंस होता है। दोनों तरफ से लाइट जब वापस आ जाती है तो यहां पर क्या हो जाता है, इंटरफेरेंस फेनोमेना को ऑब्जर्व करते हैं, किससे, इस टेलीस्कोप से। क्लियर है। और ए से M1 और ए से M2 इक्वल डिस्टेंस पर है, M1 और M2, यानी प्लेट से मिरर M1 और M2 दोनों क्या है, इक्वल डिस्टेंस पर और परपेंडिकुलर है। मिरर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। और ए से M1 और ए से यानी प्लेट से मिरर M1 और प्लेट से मिरर M2 इक्वल डिस्टेंस पर रखे हो, वो इक्वल डिस्टेंस क्या है, L है। क्लियर है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम इतने पोर्शन को इरेज करके और इसके आगे लिखते हैं। थ्योरी की कैटेगरी में अब आगे देखते हैं, इसमें क्या है, लेट PM1 एंड PM2L, यानी इस प्लेट से या ए से, हम यहां पर P लिखें या A लिखें, प्लेट P से या A से M1 और A से M2 इक्वल डिस्टेंस पर है, जिसको हमने L और L कंसीडर कर लिया, यानी ये लेंथ L और ये यहां से यहां तक दोनों ही इक्वल L है। लेट PM1 and PM2 equal to L if the apparatus is at rest in ether, the two waves reflected and refracted को हम transmitted भी कहेंगे, would take equal time to the return A या P। यहां पर आप P भी यूज कर सकते हैं, A भी यूज कर सकते हैं। मैंने पॉइंट A कंसीडर यहां पहले ही कर लिया, तो आप चाहें तो यहां पर P लिखे, चाहें तो A लिखे, ये आप फ्री हैं इस बात के लिए। इसमें क्या कह रहा है कि एक रे यहां से रिफ्लेक्टेड होगी और वापस A पर आएगी, उतने ही टाइम में यहां से रे जो दूसरे मार्ग से जा रही है, यानी दूसरे पाथ से कवर कर रही है और वापस रिटर्न होके A पर आती हैं, तो सेम टाइम इंटरवल में आएंगी। क्लियर है। जो रे A से जाएगी M1 मिरर तक और फिर वापस आएगी, उसी तरीके से एक रे इधर जाएगी M2 मिरर की तरफ और वापस आ जाएगी, तो दोनों का टाइम इंटरवल कैसा होगा, इक्वल होगा। लेकिन बट एक्चुअली द होल apparatus is moving with earth through the ईथर के रिस्पेक्ट में अर्थ क्या कर रही है, मूव कर रही है। उस पर apparatus रखा तो वो भी मूव कर रहा है विद आ वेलोसिटी v। किस वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से। सपोज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द अर्थ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट लाइट c। इंसिडेंट लाइट c के डायरेक्शन में ही क्या कर रही है, अर्थ मूव कर रही है। अगर लाइट ऐसे जा रही है तो उसी डायरेक्शन में एपरेटस जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। अब हम क्या करते हैं, इसकी जब इस डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में लाइट जा रही है उसी डायरेक्शन में क्या है, एपरेटस मूव कर रहा है। नाउ द बीम रिफ्लेक्टेड फ्रॉम स्ट्राइक द मिरर एट M1। अब ये जब ये मूव करेगा
किस v वेलोसिटी से, एपरेटस अर्थ पे रखा हो तो जब मूव करेगा तो उस समय m1 की पोजीशन कहाँ हो जाएगी, जब यहां से ये लाइट चलेगी तो m1 की पोजीशन क्या हो जाएगी, m1 डैश हो जाएगी। यानी ये एपरेटस से हमने लाइट जैसे यहां से भेजी तो लाइट को ऐसे जाके ऐसे आना चाहिए। अगर रेस्ट पे होता, अगर ये एपरेटस रेस्ट पे होती तो लाइट ऐसे जाती और वापस आ जाती, ये लाइट ऐसे जाती वापस आ जाती। लेकिन यहां पर क्या है, एपरेटस मूव कर रहा तो लाइट ऐसे ना जाके लाइट किधर चलेगी, यहां पर चल दी, कहां पहुंच गई, क्योंकि ये वाला एपरेटस का ये मिरर m1 क्या हो जाएगा, m1 डैश पर शिफ्ट कर जाएगा। तो लाइट क्या हो जाएगी, a से m1 डैश पर पहुंच जाएगी। और उसके बाद जब बैक होगी तो बैक होने का केस क्या, अगर रेस्ट होती तो ऐसे आती, लेकिन इस केस में लाइट कहां पहुंच जाएगी, इस जगह पहुंच जाएगी, यानी a डैश पर पॉइंट पर, क्योंकि ये प्लेट इस जगह पहुंच जाएगी, ये वाली प्लेट इस जगह पहुंच जाएगी, यानी P1 डैश पर हो जाएगी। क्लियर है ना, यानी ये वाली प्लेट उस समय यहां पहुंच जाएगी। तो लाइट ये गई और ऐसे बैक हुई, इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्टेड हुई और इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होके, यानी वापस है, ये जाने का डायरेक्शन है रिफ्लेक्शन का और ये आने का डायरेक्शन है। तो इस पूरे पाथ में कितना टाइम इंटरवल लगा, यही हमको डिफाइन करना है। यहां से लाइट जाने में और यहां तक ए डैश वापस आने में कितना टाइम इंटरवल लिया, यही हमको डिफाइन करना है। आई स्ट्राइक द मिरर एट m1 डैश इंस्टीड ऑफ m1, यानी कि अब ये m1 पे ना जाके कहां होगी, m1 डैश पर स्ट्राइक करेगी जाके। ड्यू टू द मोशन ऑफ अर्थ के मोशन, यानी कि एपरेटस ही मोशन कर गया। टोटल पाथ कवर्ड बाय द रिफ्लेक्टेड बीम, अब पूरा पाथ कितना हुआ लाइट का, a m1 डैश a डैश, a m1 डैश a डैश इक्वल टू a m1 डैश और m डैश a, यानी इक्वल टाइम लगेगा। यहां से लाइट यहां तक पहुंचने में और यहां से यहां तक आने में टाइम कैसा लगेगा, इक्वल लगेगा। तो पहले हम यहां से यहां तक के लिए निकाल लें, यहां से यहां तक जो लाइट ट्रेवल करेगी कर गई है तो यहां का टाइम निकाल लेते, ए से m1 डैश तक का टेकन टाइम निकाल लेते। तो कितना टाइम होगा, तो देखिए यहां पर इन ट्रायंगल ए m1 डैश o, ये वाला हमने ट्रायंगल ले लिया, इस पूरे की जगह क्या किया है, यहां पर एक नॉर्मल डाल दिया और ये पॉइंट o हो गया, तो a m1 डैश o ले लेते। इसमें हम क्या करें, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दें, पाइथागोरन थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये क्या हाइपोटेन्यूज है, तो a m1 डैश स्क्वायर इक्वल टू a o स्क्वायर इक्वल टू OM1 डैश स्क्वायर, यानी ये हाइपोटेन्यूज हो गई, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। क्लियर। तो देखिए अब यहां पर जब लाइट ट्रेवल करेगी तो उसकी स्पीड क्या है, लाइट की स्पीड क्या है, c क्या है, लाइट की स्पीड है। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, उस टाइम में मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां से यहां तक टेकन टाइम कितना t है, तो c इंटू टी ये डिस्टेंस हो जाएगी। तो यहां पर पुट कर दीजिए c t स्क्वायर, देखिए यही तो लिखा है e m1 डैश स्क्वायर इक्वल टू AO क्या होगी, यहां पर ये एपरेटस इस तरीके से मूव कर रहा है, तो यहां एपरेटस की वेलोसिटी क्या v है, t का मल्टीप्लाई कर देंगे, जितने टाइम में लाइट यहां पहुंचेगी एपरेटस O पॉइंट पे पहुंच जाएगा। तो एपरेटस की स्पीड क्या v है, तो v इंटू टी यानी डिस्प्लेसमेंट हो गया, यानी v इंटू टी स्क्वायर आ गया। और OM1 डैश ये क्या है, लेंथ है, देखिए ये लेंथ है कि नहीं है, A से M1 एपरेटस के बीच की डिस्टेंस कितनी है, L है, और वही M2 के बीच की डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस कितनी है, L2 है, तो ये L स्क्वायर हो गया। क्लियर है यहां तक, c स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस v स्क्वायर टी स्क्वायर, क्योंकि इसको हम लेफ्ट हैंड साइड ले आए, इक्वल टू L स्क्वायर हो गया। तो टी स्क्वायर कॉमन ले लिया, c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इक्वल टू L स्क्वायर, टी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा L स्क्वायर बाई c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर रूट ले लीजिए यहाँ पर, तो स्क्वायर रूट लेके सॉल्व करेंगे तो ये ऐसे रिजल्ट आ जाएगा। तो t इक्वल टू L अंडर रूट c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। इसको और सॉल्व कर लेते हैं, ये L
यहाँ पर रूट से सी स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ सी आ जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है ये। अब देखिए t बराबर क्या होगा, t को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर t इक्वल टू एल बाई सी, ये तो ऐसे एल बाई सी, इसको हम पावर के रूप में ऊपर ले जाएंगे 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और ये -1/2, यानी रूट को पावर में -1/2 लिख दें। इसमें बाइनोमियल थ्योरम लगा दें, हायर टर्म को निगलेक्ट कर दें, तो रिजल्ट आ जाएगा एल बाई सी 1 प्लस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये टी की वैल्यू निकल कर आ गई। क्लियर है यहाँ तक? क्या वैल्यू निकल कर आई, t इक्वल टू एल बाई सी, ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 1/2 वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए यहां से यहां तक का टाइम ये t है, और यहां से यहां तक का टाइम भी तो t होगा, इक्वल होगा। टोटल टाइम टेक बाई ट्रांसमिटेड, यहां से यहां तक वापस टोटल टाइम क्या हो जाएंगे, दोनों ये दोनों मिला के हो जाएंगे ना। यहां जितना टाइम लग रहा है उतना ही यहां तक वापस आने का टाइम लगेगा, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम हो जाएगा t1, इसको हम t1 नाम दे दें, t1 इक्वल टू 2t, और ये कितना है यहाँ पर 2l बाई सी 1 प्लस 1/2 बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये निकलकर आ गई। और इसको हम नाम दे देते इक्वेशन फर्स्ट, इस इक्वेशन को नाम क्या देते, फर्स्ट। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे का स्टेप बताते हैं। देखिए ये तो फार्मूला निकाल लिया हमने, यहां से लाइट गई और यहां तक आ गई, इसके लिए हमने टाइम ये निकाल लिया। यानी इस पाथ के लिए जो कि ऐसे फॉर्म बना, उसके लिए मैंने क्या करी, टाइम टेकन टाइम निकाल लिया। अब हम निकालेंगे इस डायरेक्शन में, अलोंग टू, किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में लाइट स्पीड ट्रेवल कर रही है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या देखेंगे, लाइट जो है इस डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रही है, यानी इस डायरेक्शन में जा रही है। इंसिडेंट के ही डायरेक्शन में जो लाइट मूव कर रही है, उसके लिए हम कैलकुलेशन निकालते हैं कि कितना टाइम ले रही है। यहाँ पर लाइट रे जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट है, उसी डायरेक्शन में लाइट जो मूव कर रही है, उसमें कवर डिस्टेंस कितनी है उसको निकाल लेते हो। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखिए इंसिडेंट लाइट ये इसी डायरेक्शन में ये जा रही, जहां पर M2 मिरर रखा हुआ है, M2 मिरर रखा हुआ है, तो इसमें क्या होगी, A से M2 तक लाइट जाएगी। ध्यान दीजिएगा, A से M2 तक लाइट जाएगी, तब तक एपरेटस कहां पहुंच जाएगा, कुछ डिस्टेंस आगे चला जाएगा, वो पोजीशन M2 डैश हो जाएगी। तो लाइट क्या होगी, जब बैक होगी स्ट्राइक करके, तो क्या होगी, M2 से A डैश पर, क्योंकि ये प्लेट यहां पहुंच जाएगी। जिस समय A से M2 तक लाइट गई, इसके बाद जब बैक होगी तो वो क्या होगी, M2 डैश से A डैश, क्योंकि ये प्लेट यहां पहुंच जाएगी, यानी ये पॉइंट इस जगह पहुंच जाएगा। तो देखिए जाने में अगर हम रिलेटिव वेलोसिटी निकालें, जिस डायरेक्शन में लाइट ट्रांसमिट हो रही है उसी डायरेक्शन में जब एपरेटस मूव करता है, तो रिलेटिव क्या हो जाएगी, c माइनस वी वेलोसिटी हो जाएगी, c माइनस वी हो जाएगी। और इस केस में क्या हो जाएगी, जब लाइट रिटर्न होके आएगी तो इसमें क्या होगी, जब अपोजिट डायरेक्शन में होगी तो दोनों का सम हो जाएगा, c प्लस वी हो जाएगा। अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, c प्लस वी हो जाएगी। क्लियर है ना, जाने में c माइनस वी, लाइट ऐसे जा रही है, जिस डायरेक्शन में एपरेटस मूव कर रहा है उस समय रिलेटिव वेलोसिटी आएगी c माइनस वी, और जब लाइट रिटर्न होके आएगी यानी स्ट्राइक बैक करके आएगी, उस समय उस केस में c प्लस वी हो जाएगा, क्योंकि एपरेटस तो अभी भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन लाइट क्या आ रही, बैक हो रही, यानी अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा, तो उस केस में c प्लस वी हो जाएगा। क्लियर है ना। तो अब देखिए टोटल टाइम टेकन बाय द
transmitted light beam to travel the total path a to m2 यानी कि a से m2 तक जाएगी, a से m2 तक जाएगी और जब बैक होगी तो m2 डैश से a डैश तक वापस आ जाएगी। तो इस पूरे ड्यूरिंग में कितना टाइम लग रहा है इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई वेलोसिटी। डिस्टेंस कितनी है, ये l है, क्योंकि यहां से यहां तक के बीच की डिस्टेंस क्या है, l है, l ले लिया। और उस डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या होगी, जिस समय ये रिफ्रैक्टेड होगी, जिस समय ये ट्रांसमिटेड रिफ्रैक्टेड होगी लाइट, उस केस में क्या आ जाएगा, L अपॉन C माइनस V हो जाएगी। प्लस अब लाइट स्ट्राइक करके बैक होके आएगी, अब लाइट स्ट्राइक करके बैक होके आएगी, तो उस समय ये डिस्टेंस कवर करने में अब वेलोसिटी अपोजिट होगी, तो यहां पर क्या हो जाएगा, C प्लस V हो जाएगी। क्लियर है? तो ये टोटल टाइम टेकन हो गया कहां से, A से M2 तक जाने में और M2 डैश से A डैश तक वापस आने में। क्लियर? अब इसको हम टाइम दे देते हैं T2। ये टाइम क्या है, T2। तो T2 इक्वल टू हो जाएगा, यहां पर C माइनस V एलसीएम ले लीजिए, और C माइनस V और C प्लस V एलसीएम ले लीजिए। तो यहां क्या आ जाएगा, L C प्लस V प्लस C माइनस V, ये V कैंसिल हो जाएगा, ये L हो जाएगा और ये 2C हो जाएगा, तो यहाँ 2C लिख दीजिए। 2LC अपॉन ये C स्क्वायर माइनस V स्क्वायर, फार्मूला लगा दिया 2LC। यहाँ पर C स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बन जाएगा, V स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर हो जाएगा। ये C से एक पावर कैंसिल हो जाएगा, 2L बाई C, और इसको हम ऊपर ले जाएंगे और इसमें हम क्या करेंगे, बायनोमियल थ्योरम लगा देंगे, तो हायर टर्म निगलेक्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2L बाई C, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर। तो ये निकल कर आगे टेकन टाइम क्या हो गया, रिफ्रैक्टेड लाइट का, यानी इस डायरेक्शन में M1 मिरर तक लाइट गई और वापस आई, उसका टाइम ये हुआ 2L बाई C 1 प्लस हाफ V स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर। और दूसरा केस क्या हुआ, जब लाइट M2 मिरर तक गई और वापस आई तो उसका टाइम कितना लगा, यहाँ पर T2 इक्वल टू 2L बाई C ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस स्क्वायर बाई C। क्लियर? इसको हम नाम दे देते हैं सेकेंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, इन दो का हम डिफरेंस निकाल लेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, दोनों के लाइट के आने और जाने में टाइम डिफरेंस निकल आएगा, मिरर M1 और M2 दोनों के लिए। क्लियर? टाइम डिफरेंस डेल्टा T इक्वल टू T2 माइनस T1। T2 कितना दिया, ये दिया हुआ 2L बाई C 1 प्लस V स्क्वायर बाई C स्क्वायर, और T1 कितना दिया है 2L बाई C ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा 1 प्लस हाफ V स्क्वायर बाई C स्क्वायर। यहाँ पर 2L बाई C कॉमन ले लिए, 2L बाई C कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर क्या आया 1 प्लस V स्क्वायर बाई C स्क्वायर माइनस, यहाँ पर आया माइनस, ये माइनस 1 बाई 2 V स्क्वायर बाई C स्क्वायर। क्लियर है? 1 1 कैंसिल हो गया, ये देखिए V स्क्वायर बाई C स्क्वायर है, ये माइनस हाफ V स्क्वायर बाई C स्क्वायर है, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 2L बाई C, और ब्रैकेट में हो जाएगा, ये पूरा सॉल्व करेंगे V स्क्वायर बाई 2 C स्क्वायर, एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लिया, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, ये L बाई C V और ये C क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे C क्यूब हो गया, ये क्या निकल कर आ गया, यहाँ पर टाइम डिफरेंस निकला है। अब टाइम डिफरेंस के साथ हम क्या निकाल लें, पाथ डिफरेंस निकाल लें, दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस कितना हुआ, तो पाथ डिफरेंस कितना होगा वो भी फाइंड कर लेते हैं इसका। द
पाथ डिफरेंस हो जाएगा वेलोसिटी, लाइट की स्पीड कितनी है c है और टेकन टाइम कितना है डेल्टा t है, तो ये c इंटू एल वी स्क्वायर बाई सी क्यूब, ये इससे कैंसिल हो जाएगी, पावर 2 बचेगी, तो ये हो जाएगा एल वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये क्या निकल कर आ गया, पाथ डिफरेंस निकल कर आ गया दोनों का। क्लियर है ना, दोनों तरफ से वेव जाने और आने का पाथ डिफरेंस निकाल लिया। यहां तक समझ में आ गया, तो फाइनली रिजल्ट आया एल वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये क्या हुआ, पाथ डिफरेंस निकल कर आ गया। अब इंटरफेरेंस फेनोमेना में क्या होता है, जब कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव होती हैं तो उसमें एक ब्राइट और डार्क हमें फ्रिंजें मिलती हैं, यानी कि कैसी मिलती हैं, डार्क यानी कंस्ट्रक्टिव होती हैं तो ब्राइट फ्रिंजेस मिलती हैं, और जब डिस्ट्रक्टिव होती है तो उस केस में क्या मिल जाती है हमें, डार्क फ्रिंजेस मिल जाती हैं। तो ब्राइट के केस में क्या हो जाता है, पथांतर कितना होता है, एन लैम्डा हो जाता है। किसके बराबर हो जाता है, ब्राइट फ्रिंजेस के लिए एन लैम्डा हो जाता है। क्लियर है, तो अब वहां पर अब क्या करेंगे, इसमें हम ब्राइट फ्रिंजेस का केस लगा देते हैं। क्लियर है, एन लैम्डा पथांतर की जगह पे क्या करेंगे, एन लैम्डा पुट कर देंगे। क्लियर है ना। यंग मॉडुलस के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, ब्राइटेस्ट फ्रिंजेस के लिए जो है एन लैम्डा पथांतर निकल कर आता है, वही यहां पर हम अप्लाई कर देंगे। क्लियर है। अब देखिए कि जो एपरेटस मूव कर रहा था इसको हम 90 डिग्री टर्न करा दें, तो 90 डिग्री टर्न करा देंगे तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि AM1 की लंबाई AM2 के कंपेयर में क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी जब हम इसको टर्न करा देंगे। तो उस केस में पथांतर डिफरेंस कितना आ जाएगा उसको हम नोट कर लेते हैं, क्योंकि रिजल्ट मैंने अभी क्या निकाला था यहाँ पर, एल वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर रिजल्ट निकाला पथांतर, लेकिन जब हम इसको 90 डिग्री टर्न करा देते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाती है, लेंथ लॉन्गर हो जाती है। क्लियर है। तो देखिए, in the actual experiment the whole apparatus was turned through 90 degree, the larger path ray replace the shorter path, यानी कि एक शॉर्टर पाथ बन जाएगा एक लार्जर पाथ बन जाएगा। और मीन्स ये है कि इस एक्सपेरिमेंट को डिफरेंट प्लेस पर डिफरेंट टाइम पर एक्सपेरिमेंट किया गया और डिफरेंट डायरेक्शन में किया गया। क्लियर है। तो उस केस में क्या होगा, देन द लार्जर पाथ रे रिप्लेस द शॉर्टर पाथ रे एंड वाइस वर्सा, इसका उल्टा भी हो जाएगा, बढ़ भी जाएगा और घट भी जाएगा अगर आप 90 डिग्री टर्न करा देते। सो पाथ डिफरेंस एल बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर ये निकाला था मैंने, लेकिन जब हम 90 डिग्री टर्न करा देंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, विल बी इज अपोजिट सेंस एस इक्वल टू डेल इक्वल टू यहां पर निकल कर आ जाएगा, डेल इक्वल टू निकल कर केस आ जाएगा 2 हो जाएगा, इसका ट्वाइस हो जाएगा एल वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर आ जाएगा। ये रिजल्ट का निकल कर आएगा। तो पथांतर डिफरेंस के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर देखें तो ये कितना हो जाएगा, ब्राइट फ्रिंजेस के लिए एन लैम्डा हो जाएगा। एन क्या, नंबर ऑफ फ्रिंज है, लैम्डा क्या, वेवलेंथ है, 2l वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो एन इक्वल टू हो जाएगा एल 2l वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर अपॉन लैम्डा। क्लियर है ना। एन इक्वल टू 2l वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर लैम्डा, और एन क्या है, नंबर ऑफ फ्रिंज है। ठीक है। अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, एन की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो एन इक्वल टू 2l वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर लैम्डा। जो एपरेटस यूज किया गया उसमें एल की वैल्यू क्या थी, 11, एल इक्वल टू 11 मीटर यूज किया गया। लेंथ क्या थी दोनों के बीच में मिरर, यानी यहाँ प्लेट से मिरर M1 की कितनी थी, 11 मीटर। अर्थ की स्पीड v इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 4 मीटर पर सेकेंड, c 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड,
और लैम्डा क्या है यहाँ पर, येलो कलर के लिए वेवलेंथ जो होती है, येलो कलर की वेवलेंथ जो होती है 6000 एंगस्ट्रॉम, 6000 एंगस्ट्रॉम यानी सोडियम के लिए। तो n इक्वल टू 2L11 मीटर, v की जगह c इंटू 10 की पावर 4 ये स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ पर c स्क्वायर की जगह 3 इंटू 10 की पावर 8 स्क्वायर और लैम्डा की वैल्यू 6000 है। एंगस्ट्रॉन्ग में इसको मीटर में बदल दीजिए तो -10 आ जाएगा, एंगस्ट्रॉन्ग हटाइए तो 10 की पावर -10 आ जाएगा। अब इसको पूरा कैंसिल करके सॉल्व कर लेते हैं तो रिजल्ट जो निकल कर आएगा अप्रॉक्सीमेट 0.37, इसको हम 0.4 लिख सकते हैं। अब ये नंबर ऑफ फ्रिंज 1 2 3 जो है ना, ये पॉइंट में है रिजल्ट, कोई फ्रिंजेस हमको नहीं मिली, यहाँ पर कोई भी फ्रिंज नहीं मिली, कोई भी फ्रिंज नहीं मिली। तो इसका कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन लिख लेते हैं। कंक्लूजन, इस एक्सपेरिमेंट का क्या कंक्लूजन निकल कर आया, कंक्लूजन ये निकल कर आया जब कोई नहीं मिला तो इसका मतलब है यूनिवर्स में ईथर जैसी कोई चीज नहीं होती है। अब इसका कंक्लूजन ये निकल कर आया, द रिजल्ट इंडिकेट्स दैट नो सिग्निफिकेंट शिफ्ट अकर्स, क्योंकि शिफ्ट तो कोई मिली नहीं, यहाँ पर कोई फ्रिंजेस मिली नहीं, फ्रिंजेस क्या है पॉइंट में आ रही और फ्रिंजेस की वैल्यू 1 2 3 4 5 होती है, नंबर में होती है और ये 0.4 है। तो इसका मतलब ये द रिजल्ट इंडिकेट दैट नो सिग्निफिकेंट शिफ्ट अकर्स, यानी कोई शिफ्ट नहीं मिली। तो कंक्लूजन फाइनली क्या, दिस इंडिकेट दैट द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन ईथर एंड अर्थ इज 0, यानी यहाँ पर ईथर और अर्थ के बीच में वेलोसिटी कैसे, रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकल कर आई, 0 है। रिलेटिव वेलोसिटी अर्थ एंड ईथर के बीच में कैसी है, 0 है। क्लियर है? आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स, और इसको आप उतार लीजिए।